सो बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक। टॉपिक का नाम लिखिए, आज ब्यूटीफुल टॉपिक करने वाला कैश फ्लो स्टेटमेंट। लिख लीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट, पेज नंबर 11.1। आ जाओ कैश फ्लो स्टेटमेंट पर। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, इज दैट ओके? सो मैं आपको जो लिख कर दूंगा वो आपको कहां पर लिखना है, 2 पेजेस मैंने ब्लैंक छोड़े, इन 2 पेजेस पर आपको सारा चीज लिखना है। Is that okay? So all right, let's start with what is cash flow statement. Basically बेटा financial statement में आपका आता है बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट्स। बराबर है? प्रॉब्लम ये है बेटा कि जो अपना P&L अकाउंट है, ये P&L अकाउंट आपको प्रॉफिट दिखाता है बट इट डज नॉट शो द कैश जनरेटिंग एबिलिटी ऑफ एन एंटरप्राइज। लेट मी एक्सप्लेन यू विद अ स्मॉल एग्जांपल। सपोज एक आदमी ने 10,000 के गुड्स खरीदे, ही बॉट 10,000 वर्थ ऑफ गुड्स एंड ही सोल्ड देम फॉर 18,000। नाउ द प्रॉफिट इज 8,000, बट देन अगर ये क्रेडिट सेल रहा तो बेटा जी कैश फ्लो कुछ भी जनरेट नहीं हुआ। We are not interested in only profits because we have seen that the entities which earn profit have eventually got themselves registered as a loss making entity because they could not generate cash flows. Because they could not generate cash flows. You should be in a position to generate the cash flows और उसी के बेसिस पर बैंक आपको लोन देती है और सारी चीजें होती है। यस और नो? सो बेटा जी हम यहां पर क्या चीज समझने की कोशिश करें, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट लिख दीजिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट विल एक्सप्लेन द इनफ्लो एंड आउटफ्लो of cash, inflow and outflow of cash from operating activity, एक दो लाइन छोड़कर financing activity और एक दो लाइन छोड़कर operating, financing and investment activity, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। सो हम इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश बताते हैं फ्रॉम व्हाट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नाउ व्हाट इज ऑन ऑपरेटिंग एक्टिविटी? जो आपकी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज माय प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी इज टू टीच एंड टू गेट कैश फ्लोज आउट ऑफ इट। What would be the principal revenue generating activity for a transport company is to provide transportation services and earn the money. So principal revenue generating activity प्रत्येक बिजनेस की कुछ ना कुछ होती है और उससे रिलेटेड इंसिडेंटल बिजनेसेस होते हैं। जो भी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लोज इनफ्लो या आउटफ्लो होंगे वो इधर आते हैं। तो इसके एग्जाम्पल होता है सेल ऑफ गुड्स, सैलरी पेड, परचेस ऑफ गुड्स, sale of goods, salary paid, purchase of goods, right? What else? Can I say any other expense which is related to what? The business, advertisement, etc. मतलब जो धंधे से जुड़े हुए हैं वो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी से जुड़े हुए जो भी एक्सपेंसेस है वो सब इधर आएंगे। नाउ नेक्स्ट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए जो पैसा देना पड़ता है हमें। ये तुम्हें पता है, अगर बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो बैलेंस शीट का शेयर कैपिटल और नॉन करंट लायबिलिटी जिससे चेंज होती है उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जैसे शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इट इज अ फंडिंग टू द बिजनेस। बायबैक ऑफ शेयर्स, इट इज द रीपेमेंट बैक टू द शेयर होल्डर, ओनर, मतलब जो फाइनेंसिंग आई थी वो। सो लोन टेकन, लोन रिपेड, शेयर्स इश्यूड, शेयर्स रिडीम्ड, डिविडेंड पेड, व्हेन यू पे द डिविडेंड टू द शेयर कैपिटल, इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट पेड इज ऑल्सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट रिसीव्ड इज नॉट फाइनेंसिंग, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको इंटरेस्ट किस पर मिलता है, इन्वेस्टमेंट पर, और तुम इंटरेस्ट किस पर पे करते हो, फाइनेंस लेने पर, लोन लेने पर। सो बेटा जी अगर मैं आपको यहां पे समझाऊं, एनी चेंजेस इन शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल,
कैन आई नॉट से लोन या लाइबिलिटी? लोन इंटरेस्ट बियरिंग होता है, लोन। तो इसके अंदर एग्जाम्पल हम लिखेंगे, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, कॉमा, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, डिबेंचर इंटरेस्ट, इश्यू ऑफ डिबेंचर, redemption of debenture, dividend paid, etc. These are all what? Financing activity. Now word of caution, अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट किसी बैंक का बना रहे हो, बैंक, तो ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूं, लोन टेकन, लोन गिवन, इट विल नॉट बी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ऑपरेटिंग, क्योंकि उनका मेन एक्टिविटी लोन लेना देना ही है। देन गोइंग अहेड, फाइनेंसिंग के बाद में नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी वो होता है जो आपके फिक्स्ड एसेट को चेंज करता है, आपके इन्वेस्टमेंट को चेंज करता है। फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट में होने वाला कोई भी बदलाव ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है। जैसे तुमने बिल्डिंग खरीदी, तुमने लैंड बेचा, तुमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर बेचा, इन्वेस्टमेंट बाय किया, इन्वेस्टमेंट सेल किया, उस पर होने वाला मिलने वाला इंटरेस्ट, डिविडेंड इज ऑल व्हाट? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी क्या लिखेंगे? परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसको परचेस एंड सेल लिख देते बेटा, परचेस ऑब्लिक सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, और इन्वेस्टमेंट भी, इन्वेस्टमेंट को बाय सेल करने की वजह से आने वाला। इसके नीचे हम लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, कॉमा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, एक्सेट्रा। अब एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड अगर हम बैंक के केस में करेंगे या कोई म्यूचुअल फंड कंपनी के केस में करेंगे, तो म्यूचुअल फंड के कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड इज अ नॉर्मल एक्टिविटी, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग है, तो वो ऑपरेटिंग में शिफ्ट हो जाएगा। रिमेंबर, डिविडेंड पेड विल ऑलवेज बी फाइनेंसिंग, dividend paid will always be financing, interest paid can be operating, interest received can be operating, dividend received can be operating, अगर nature of the business change किया, but dividend paid will always be financing, क्योंकि शेयर कैपिटल है तभी अपन डिविडेंड पे करते, तो डिविडेंड पेड विल ऑलवेज बी व्हाट? फाइनेंसिंग। इफ यू हैव ऑल अंडरस्टूड दिस, कैन वी गो अहेड? नाउ आई राइट डाउन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हियर, एंड इट इज लाइक कैश फ्लो स्टेटमेंट, cash flow statement is a game on cash flows, is a game on cash flows, is a game on cash flow. That means non cash activity को यहां पर कोई जगह नहीं है, like depreciation, like discount written off on issue of debentures, like shares issued for कंसिडरेशन अदर देन कैश, अमालगमेशन में शेयर्स इशू किए, जैसे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऊपर नीचे कर दिया, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, इसमें कहीं पर कैश इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं होती है। सो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट प्योर गेम किस पर है? कैश फ्लोज पर, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। सो ऑल द आइटम्स विच आर नॉन कैश इन नेचर आर स्ट्रेट फॉरवर्ड इग्नोर्ड। ओके, सो कैन आई नॉट राइट डाउन नॉन कैश आइटम्स are ignored, non-cash items are ignored. Which are non-cash items? I'll write down depreciation. अब कुछ बच्चे बोलेंगे जो सीख के आए हुए पहले से, सर हम तो depreciation लेते थे, कब लेना है मैं आपको समझाऊंगा, बट हमारा मुद्दा मकसद अभी भी वही है कि नॉन कैश आइटम को इग्नोर करना है। कब करना है, क्यों करना है, हम देखेंगे। डेप्रिसिएशन। सेकेंड, शेयर्स इशूड एज बोनस शेयर्स, हम नहीं लेंगे। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री रिटन ऑफ, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री रिटन ऑफ। ओके, यस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसमें और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटन ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, ये सब आइटम हम इग्नोर करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग
methods of preparing cash flow statement. Methods of preparing cash flow statement. ठीक है. So I will divide it into two parts. Operating activity. Second one I'll write down. Investment activity. And the last one I'll write down. Financing activity. बिल्कुल सही बेटा. जब मैं आपसे कहूं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश फ्लोज बनाने के दो तरीके. एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा वाला है इनडायरेक्ट मेथड. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में देयर आर टू मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द कैश फ्लोज. वन इज डायरेक्ट मेथड एंड द अदर वन इज इनडायरेक्ट मेथड. इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी and in financing activity, in both the cases there is only direct method. In both the methods there is direct method. Have you all understood? अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों है, तो कौन सा प्रायोरिटी में यूज करना. AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलता है यू शुड गिव प्रायोरिटी टू दिस. दिस इज recommended method. AS3 says that cash flow statement should be prepared with the help of direct method. Indirect method जो है ये एग्जाम में बट बहुत मेजर केस में पूछा जाता है. Now you must be wondering why. सिंपल रीजन है. इनडायरेक्ट क्यों पूछेंगे? सिंपल रीजन है, इन दोनों में डायरेक्ट मेथड का नॉलेज टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तो डायरेक्ट से ही होता है ना, और एक चेक कर लेंगे कि इनडायरेक्ट आता है कि नहीं आता है. तो हमें हमेशा या मेजॉरिटी केस में एग्जाम में इनडायरेक्ट मेथड आता है, बट डायरेक्ट मेथड AS3 रेकमेंड करता है. अब मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज अ डायरेक्ट मेथड. इनडायरेक्ट मेथड हम थोड़ी देर बाद सीखेंगे, बट पहले हमको क्या सीखना है? डायरेक्ट. एक बार डायरेक्ट समझ गए फिर हम आगे बढ़ जाएंगे. एग्रीड. अब डायरेक्ट मेथड क्या, सुनिए. डायरेक्ट मेथड में आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कैश फ्लोज. डायरेक्ट मेथड में आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कैश बुक. तो अगर मैं कैश बुक बनाऊं तो आप मुझे बताइए क्या क्या चीजें देखी आपने. सो कैन आई नॉट से टू ओपनिंग बैलेंस. लिखते जाइए मेरे साथ. ओपनिंग बैलेंस थमना नहीं. ओपनिंग बैलेंस 20,000. फिर पेमेंट डेटर्स से मिला पैसा 1 लाख. 2 प्लांट एंड मशीनरी को बेचा 30,000. शेयर्स इशू किए 40,000. इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव 3,000. 2 सेल्स हुआ 4,000. लोन लिया 3,000. बाय परचेस किया 30,000. बाय वेजेस भरे 20,000. बाय एडवर्टीजमेंट 9,000. बाय इंटरेस्ट पेड 1,000. बाय फिक्स्ड एसेट परचेस किया 60,000. बाय क्रेडिटर्स को पे किया 10,000. और आप मुझे बैलेंस कैरेट डाउन करके निकाल दीजिए. बाय बैलेंस कैरेट डाउन 20,000 प्लस 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 40,000 प्लस 3,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000. 2 लाख आ रहा है किधर का? 2 लाख. ये 70,000 आ रहा है क्या बेटा? और ये टोटल आ जाना चाहिए 2 लाख. चेक कर लीजिए. अगर आप कैश बुक को रेफर कर रहे हो तो तुमको एक चीज समझ में आ रही कि इसमें नॉन कैश एक्टिविटी को कोई जगह है ही नहीं. डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, बैड डेट्स, दीज आर ऑल नॉन कैश आइटम. डेप्रिसिएशन, इनका कहीं पर भी आपको दिख रहा है उसका पहलू? नहीं.
सो नॉन कैश एक्टिविटी को स्ट्रेट फॉरवर्ड इग्नोर किया। अब आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को छोड़ देते हैं, क्योंकि फॉर्मेट में कहां फिट होना है मैं आपको समझाऊंगा। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को छोड़ दीजिए, मुझे बताइए डेटर्स से पैसा आया, आपको क्या लगता है ये कौन सी एक्टिविटी से ताल्लुकात रखता है? ऑपरेटिंग, क्योंकि डेटर्स किससे बनता है? सेल से। प्लांट एंड मशीनरी, चुप झूठी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। अच्छा, शेयर्स बाय किए, क्योंकि शेयर्स बाय नहीं किए, सॉरी, शेयर से पैसा मिला है, राइट? तो शेयर से पैसा मिला है मतलब हमने शेयर्स इश्यू किए, इश्यू किए, ये इश्यू लिख देता हूं, इश्यू ऑफ शेयर्स, कौन सा जाएगा? फाइनेंसिंग। अच्छा, नेक्स्ट, इंटरेस्ट मिला है, किस पर इंटरेस्ट मिलता है? इंटरेस्ट किस पर मिलता है? इन्वेस्टमेंट, तो ये आएगा इन्वेस्टमेंट। सेल्स कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग। लोन किस पे जाएगा? लोन हमने क्या किया? लिया है, क्योंकि तभी तो डेबिट आ रहा है ना, लोन लिया है, तो कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग। इफ यू हैव टेकन द लोन इट विल गो इन फाइनेंसिंग। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। परचेसेस, ऑपरेटिंग। वेजेस, ऑपरेटिंग। एडवर्टाइजमेंट, ऑपरेटिंग। सोचिए बताओ, इंटरेस्ट पेड, फाइनेंसिंग, बराबर ना? फिक्स्ड असेट, इन्वेस्टमेंट। क्रेडिटर्स, ऑपरेटिंग। मैंने बोला ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को रहने दो, ये ऑपरेटिंग है ना। अब मैं आपको थोड़ा फॉर्मेट बताता हूं। जिन जिन एक्टिविटीज को आपने ऑपरेटिंग बोला है उनको ऑपरेटिंग में लिखना है, जिन जिन को इन्वेस्टमेंट बोला है उसको इन्वेस्टमेंट में, और जिन जिन को फाइनेंसिंग बोला है उसको फाइनेंसिंग में। और लास्ट के दो चीजें फ्रीज्ड है, वो मैं आपको बताता हूं, उसमें हमको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों देना होता है। तो एक बार फॉर्मेट समझ लेते हैं, फॉर्मेट क्या बनेगा। पूरी क्लास एक बार ध्यान देगी इधर। जब आप डायरेक्ट मेथड करते हो, जब आप डायरेक्ट मेथड करते हो तो बेटा जी आपको क्या करना होता है? आप लिखते हो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सही है? एग्जाम में पहले ऐसा करना होता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कुछ जगह छोड़ दीजिए, फिर हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम, पहले मैं इन्वेस्टमेंट लिखूंगा बेटा, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। क्यों ऐसा फाइनेंसिंग पहले लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, बट जनरली मैं इन्वेस्टमेंट पहले लिखूंगा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, और लास्ट में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एग्रीड? और इसके बाद में हम इधर लिखेंगे चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और फिर हम यहां पर लिखेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और हम यहां पर लिखेंगे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट है बेटा। एग्रीड? अब जरा ध्यान से देखो इधर मैं क्या कर रहा हूं, ये इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? इक्विवेलेंट का मतलब फॉर ऑल द पर्पसेस इट इज एज गुड एज कैश। अब कैश का नेचर क्या होता है? इट डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू। चेंज इट्स वैल्यू मतलब 10 रुपए की नोट 10 रुपए की रहेगी ना। तो अगर आपके पास कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट है विच हैज गॉट शॉर्ट मैच्योरिटी, इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, शॉर्ट मैच्योरिटी इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश विदाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन इट्स वैल्यू। सिग्निफिकेंट चेंजेस का मतलब कई बार बच्चा क्या सोचता है कि उसकी वैल्यू कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं, ना बढ़ना चाहिए ना कम होना चाहिए। तो जैसे मान लो तुम्हारा स्टॉक मार्केट में शेयर्स है, तो शेयर्स इजीली कन्वर्टेबल होंगे कैश में, बेचा लगेज पैसा मिल जाता दूसरे दिन, बट उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट हो सकती है ना, हुई या नहीं हुई वो इंपॉर्टेंट नहीं, फ्लक्चुएट हो सकती है, तो नॉट कैश इक्विवेलेंट। सो व्हाट इज द कैश इक्विवेलेंट? 3 महीने के पहले पहले जिसका पैसा मिल जाएगा, 3 महीने का टेन्योर दिया, और इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश विदाउट चेंजेस इन वैल्यू। एग्जांपल लिक्विड फंड्स, तुम लिक्विड फंड्स में पैसा डाल के रखते हो, बैंक में पैसा डाल के रखते हो, तो उसको क्या मान के रखोगे आप? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
सो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड व्हाट क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट का मीनिंग मैंने आपको बताया, विच हैज गॉट शॉर्ट मैच्योरिटी विच डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू. इज दैट ओके? तब हम उसको क्या बोलेंगे, इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, तो इक्विवेलेंट. अब जरा मुझे देख के बताओ आपके इसमें ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है क्वेश्चन में? 20,000 है क्या? तो मैं इधर लिखूंगा 20,000 और फिर इसके बाद में क्लोजिंग कितना है? 70,000. तो मैं अभी आपको बताता हूं जो चेंजेस हुए करंट ईयर में वो कितने होने चाहिए? 50,000. ये भी एग्जामिनर को मत बताना कि कैसे निकाला, ये एक्चुअली ऊपर से करते करते 50,000 आना चाहिए. बट अब तुम्हें पता है ना कि क्लोजिंग 70 है, ओपनिंग 20 है, तो चेंजेस की वजह से कितना इंपैक्ट आया, कितनी कैश आई? 50,000. अब ये 50,000 साल भर में हमने कैश जनरेट की, बट कौन सी एक्टिविटी में कितनी हुई ये देखना है. तो अब आ जाओ ऑपरेटिंग एक्टिविटी के आइटम्स बताओ मुझे. डेटर्स पॉजिटिव रहेगा बेटा 1 लाख. फिर सेल्स 4,000 बस. ओके, डेटर्स और सेल्स दो ही है. अब क्रेडिट साइड में परचेसेस 30,000 और वेजेस 20,000 और 20,000. एडवर्टीजमेंट 9,000. क्रेडिटर्स कहां लिखूं? हाँ इधर क्रेडिटर्स 10,000. हाँ और सो बेटा जी अब आउटर कॉलम में हम लिख देंगे कितना हो जाएगा? 1,04,000. इज इट 35,000? पॉजिटिव 35,000. चेक करो कोई दिक्कत नहीं, टेक योर टाइम. 1 lakh plus 4,000 minus 10,000 minus 30,000 minus 20,000 and minus 9,000. 35,000 पॉजिटिव. यस. अब इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जरा जाओ रिसिट साइड. क्या क्या? हाँ प्लांट डेबिट साइड में है ना, तो सेल ऑफ प्लांट हुआ ये. सेल ना, तभी रिसिट आएगा पैसा. और क्या क्या है? शेयर्स नहीं, बट तो ये तो फाइनेंसिंग में लिखा है ना मैंने. इन्वेस्टमेंट में और कौन सा है? प्लांट एंड मशीनरी. और कौन सा है? इंटरेस्ट रिसीव्ड ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड 3,000. चलो पेमेंट साइड में जाके देखो और क्या क्या है. कितने का भाई किया? फिक्स्ड एसेट 60,000. फिक्स्ड एसेट 60,000. सो बेटा जी आउटर कॉलम में फिगर कितना जाएगा? 27,000 नेगेटिव. सो मतलब बेटा इस बार हमने इन्वेस्टमेंट काफी तगड़ा किया और उसमें हमारा नेगेटिव कैश फ्लो है. मतलब आगे जाकर प्रॉफिट बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इट विल रिटर्न द मनी. और फाइनेंसिंग में क्या क्या है? इश्यू ऑफ शेयर्स पॉजिटिव है क्या? इश्यू ऑफ शेयर्स 40,000. हाँ बेटा. फिर लोन 3,000. इंटरेस्ट पेड 1,000 नेगेटिव आएगा. और इतनी ही है क्या फाइनेंसिंग? 3,000 और शेयर्स ये पॉजिटिव और ये 1,000 नेगेटिव. सो बेटा जी कैन आई नॉट से आउटर कॉलम कितना आ जाएगा? 42,000 पॉजिटिव. बेटा चेक कर लो अभी आप. 35 प्लस 27 माइनस 27 प्लस 42,000 विल बी इक्वल टू 50,000 प्लस 20,000 ये 70,000. सिंपल फॉर्मेट में ये डायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट है. यस और नो? अगर तुम मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो तो ये दोनों कभी भी चेंज नहीं होंगे, ये ऐसे ही कैलकुलेट होंगे. क्योंकि इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग को कैलकुलेट करने का तरीका कौन सा होता है? डायरेक्ट मेथड, जिसमें हम पूरा गेम खेलते हैं कि कैश आई या गई. अगर आई तो पॉजिटिव कैश फ्लो, गई तो नेगेटिव कैश फ्लो. यू डोंट हैव टू थिंक कि इन्वेस्टमेंट हमने एक्वायर कर ली है या हमने किसी कंपनी को एक्वायर कर लिया वाया अमालगमेशन. तो अमालगमेशन में क्या होता है कि तुम उनकी सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को एक्वायर कर लेते हो विदाउट पेइंग एनीथिंग, बिकॉज यू गिव देम व्हाट? शेयर्स. तो हमारे इन एक्टिविटीज में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे. डायरेक्ट मेथड प्लेज द गेम ओनली ऑन कैश फ्लो, कैश इनफ्लो आउटफ्लो, दैट्स इट. ये जो है ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये एक और मेथड से सॉल्व होता है और वो कौन सा है? इनडायरेक्ट. तो तुम मुझे बताओ, इतना सिंपल तो एग्जामिनर पूछता नहीं, तो इसीलिए वो इसमें कौन सा एक तड़का डालता है? इनडायरेक्ट. सो इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं? वी ट्राई एंड कन्वर्ट द प्रॉफिट इनटू कैश फ्लोज.
इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, पी एंड एल अकाउंट जो प्रॉफिट है उसको कन्वर्ट करते किस में, कैश फ्लोज में। तो मैं समझाऊंगा, अगर आपको लिखना है तो बता दीजिए, अदरवाइज वी गो हेड। लिखना है सो चलो लिख लो। ये दिख रहा है क्या सभी को? ठीक है, नाउ यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू कम डाउन टू द पेज नंबर 3। इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड दिया है। इसमें एक चीज मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहूंगा, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम, प्रोसीड्स ऑफ अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट का, और नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो आपको ट्रिक बताता हूं, जिसका कोई नहीं उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो अगर मान लो अर्थक्वेक से लॉस हुआ और पैसा मिला तो कहां दिखाओगे? तो उस केस में आपको उसको ऑपरेटिंग में दिखाना पड़ेगा, बट ये हर बार नहीं होता, ये रेगुलर एक्टिविटी नहीं है। तो जैसे हम पी एंड एल अकाउंट में नहीं दिखाते क्या, प्रॉफिट फ्रॉम एक्स्ट्रॉर्डिनरी, बिफोर एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम और फिर एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम का ट्रीटमेंट देते, वैसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट में सारा ट्रीटमेंट देने के बाद में लास्ट की 2 लाइनें क्या होता है, प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट या कोई भी एबनॉर्मल आइटम को सेपरेट प्रेजेंटेशन देना है। डिड यू अंडरस्टैंड? किसी भी एबनॉर्मल आइटम का प्रेजेंटेशन अलग से देना है, दैट्स इट, डन। अच्छा, ऑलवेज रिमेंबर, टैक्स पेड, income tax paid will always be a part of operating activity, but capital gain will be part of investment activity. DDT, dividend distribution tax, is related to dividend paid. It is related to what? Financing activity. तो जिससे ताल्लुकात रखता है टैक्स, टैक्स उसी में क्लासिफाई होगा। नाउ नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, सारे एसेट्स वगैरह बाई किए वगैरह, राइट, इंटरेस्ट रिसीव्ड,
प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग में शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरिंग, रीपेमेंट, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड। आई होप यू गेट माय पॉइंट। फिर यहां पर क्या लिखा है हमने, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग, एट द एंड, और ये क्या आएगा, चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और ये टैली होना चाहिए। अब ये वाला जो पोर्शन है बी और सी और ये लास्ट का पोर्शन, मतलब मंद से मंद बच्चा क्लास में एग्जाम में इतना तो करके आएगा, क्योंकि अगर आप इनडायरेक्ट मेथड में भी जाओगे, ये रहा इनडायरेक्ट मेथड, इस इनडायरेक्ट मेथड में भी अगर आप देखेंगे तो नीचे का पार्ट सेम टू सेम मैप हो रहा है कि चेक कर लीजिए, इट इज सेम लाइक डायरेक्ट मेथड। मतलब ऐसा बच्चा बोल ही नहीं सकता कि सर हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं आएगा, नहीं रे, डायरेक्ट तो किसी को भी आएगा, डायरेक्ट एकदम ईजी है इफ यू रेडी। और अगर डायरेक्ट ईजी है तो तुम सोच लो, तुम दिमाग लगाओ कि तुम्हें इन्वेस्टमेंट का पता रहेगा, फिनेंसिंग का पता रहेगा, चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आपको पता रहेगा, उससे ऑपरेटिंग का कितना आएगा वो भी निकाल सकते हो आप, तो मतलब जुगाड़ भी हो जाएगा इसमें। एनीवेज, जुगाड़ करना नहीं है, अपने को सॉल्व करना है। तो अब हम इनडायरेक्ट मेथड सीखते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड का लॉजिक क्या है सुनो। मैं पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। मुझे पता है कि वो पेजेस की जगह कम पड़ गई है, तो अभी आपको कहाँ पे, नोटबुक में लिखना पड़ेगा, क्योंकि और भी लिखा कर देना है मुझे। सो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, सुनिए क्या हुआ। मैं पहले सीए नहीं कर रहा था, मैं मेरे पापा के साथ बिजनेस कर रहा था, डैड, राइट। तो डैड को मैंने बोला कि पापा कुछ पैसे दो। सो पापा ने कैश दी 10 लाख रुपए, पापा ने कैश दी 10 लाख रुपए, और ये मेरे बैलेंस शीट में आ गई 10 लाख रुपए। अब तुमको फील करना पड़ेगा मैं क्या क्या कर रहा हूं, डायरेक्टली बैलेंस शीट पर इंपैक्ट दे रहा हूं, 10 लाख रुपए, राइट। और जो पापा ने कैपिटल कैश दिया वो मैंने कैपिटल दिखाया, लोन नहीं, 10 लाख रुपए। तो मेरा कैपिटल आया 10 लाख रुपए, मेरी कैश आई 10 लाख रुपए। इस कैश से मैंने कुछ माल खरीदी किया, परचेस, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। मैंने माल खरीदी किया ट्रेडिंग अकाउंट में अराउंड 8 लाख का, तो जाहिर सी बात है मेरी कैश हो गई 2 लाख रुपए। इस माल का मैं करता क्या, मैंने इसको सेल कर दिया, मैंने सेल किया 13 लाख में, एग्रीड। तो सेल किया बट मेरे पास कैश नहीं है, तो मेरा बन गया डेटर्स 13 लाख रुपीस, एग्रीड। मेरा स्टॉक बच गया 1 लाख रुपीस का, तो बेटा जी मैंने इधर स्टॉक भी लिख दिया 1 लाख रुपीस। आपको समझ आ रही बात ध्यान में। तो इधर आया मेरा 2 जीपी, 13 14 14 और 8, 14 में से 8 गए कितने, 6 लाख। अब फिर मैंने लिखा जीपी आ गया जी, इधर जीपी आ गया, जीपी कितना आ गया 6 लाख से यस। अब मैं क्या करूंगा, इधर लिख दूंगा 2 एक्सपेंसेस, मैंने सैलरी दी 1 लाख, मैंने एडवर्टीजमेंट किया 1 लाख, और मैंने क्या कहते हैं उसको, स्टेशनरी का खर्चा किया 50,000। अब बेटा कैश तो 2 लाख रुपए ही है, 2 लाख रुपए में से सैलरी 1 लाख रुपए चली गई और एडवर्टीजमेंट 1 लाख रुपए का चला गया, तो बेटा जी मेरा क्लोजिंग कैश बैलेंस हो गया 0। और ये जो स्टेशनरी है ये मैंने लिख दिया आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी 50,000। 50,000 क्यों लिखते दबा के, 1 लाख इजी करते थोड़ा सा कम, 1 लाख। अबे समझ आ रहा है क्या खजूर। अब इसके बाद में मेरा आया 2 एनपी 3 लाख, और ये इधर एनपी ऐड हो गया 3 लाख, तो ये 13 लाख, 13 + 1 = 14 लाख, और अगर इधर भी टैली करोगे तो कितना है 14 लाख। बैलेंस शीट टैलीड। अब जिन्होंने बैलेंस शीट शुरुआत से ध्यान से सुनी, मैंने बताया पापा ने कैश दिया 10 लाख, 10 लाख रुपए से मैंने माल बाय किया 8 लाख का, उसको सेल किया 13 लाख में, बट कैश एक फुटी कौड़ी नहीं आई, 14 लाख रुपए की, सॉरी सेल 13 लाख का हुआ, और मैंने वो डेटर्स दिखा दिए पूरे के पूरे 13 लाख उधार में बेचा। स्टॉक आया 1 लाख का बचा हुआ जो हमने कैलकुलेट किया। मेरा जीपी आया 6 लाख, 6 लाख जीपी आया। सैलरी पेमेंट करनी पड़ी 1 लाख रुपए की, एडवर्टीजमेंट 1 लाख, स्टेशनरी 1 लाख रुपए, और नेट प्रॉफिट आया 3 लाख रुपए के पास। एग्रीड। नेट प्रॉफिट 10 लाख में ऐड कर दिया, कैश जितनी थी पूरी खत्म हो गई, 0 लाख बच गई, और मेरे आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंसेस कितना है 1 लाख। अब मैं पहुंच गया पापा के पास, डैड और आनंद। डैड को बोला डैड
look what your son has done. You gave me 10 lakhs rupees. Dad said yes. I earned 3 lakh rupees. Oh, that's lovely. 30% of the profit. Can you see? 30% of the profit. कम होती है मार्जिन 30%, बहुत तगड़ी मार्जिन है. पापा ने बोला अच्छा, वेरी गुड बेटा, नाउ कीप कंटिन्यूइंग योर बिजनेस. मैंने बोला वही तो बात समझाने आया हूं, और रोकड़ा दो. पापा बोले 30% प्रॉफिट कमाया मतलब 13 लाख रुपए तेरे पास होने चाहिए, है कि नहीं है? तो मेरी जरूरत क्यों है और पैसे की? मैंने बोला कैश तो खत्म हो गई. तो पापा को पता चल गया कि कुछ तो कांड किया बेटे ने. तो पापा ने बोला कि लेट्स प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट, और एक थप्पड़ भी लगाई. और थप्पड़ लगाने के बाद में बोला कि नलायक जा और सीए कोर्स कर. सो अब मेरे पास कैश बुक नहीं है. मुझे काम क्या करना पड़ेगा? मेरे P&L अकाउंट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और मैं शुरुआत करूंगा इस प्रॉफिट से. जितने भी आइटम नॉन कैश होंगे सबको रिवर्स करूंगा. P&L अकाउंट में जितने भी आइटम नॉन कैश होंगे उन सभी को क्या करूंगा? रिवर्स. अब वो रियल लाइफ में P&L अकाउंट में डेप्रिसिएशन होता होगा. सो डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ. डेबिट हुआ मतलब क्या हुआ? लेस. मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड. सो बेटा जी मैं क्या करूंगा? ऐड. और इधर क्या होगा? क्रेडिट. तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐड. तो अगर रिवर्स करना है तो क्या करूंगा? लेस. सो बेटा जी मैं आपको कौन से आइटम बता रहा हूं. डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन भी तो हो सकता था, इधर इंटरेस्ट भी हो सकता था. इंटरेस्ट डेबिट में आया मतलब इंटरेस्ट पेड. इधर डिविडेंड भी हो सकता था. अब लोचा क्या है कि P&L अकाउंट इज ए खिचड़ी ऑफ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट, फिनेंसिंग. जिन लोगों ने पीजीपीपी अच्छे से पढ़ा होगा उनको याद होगा, प्रॉफिट दिया जाता है, उसमें ऐसे कई सारे आइटम घुसकर बैठ जाते हैं जो अदर हेड से रिलेटेड रखते हैं. वैसे हमारे P&L अकाउंट में भी ऐसे कई सारे आइटम घुसकर बैठ जाएंगे जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कोई ताल्लुकात रखते ही नहीं है. तो पहला काम आपको करना पड़ेगा, द एक्टिविटीज which are non-cash in nature or the activities which are related to other head, you'll have to reverse them. Say yes. So beta ji, can I not say mera operating activity, which method? Indirect method. So suno puri class. I'll write down net profit, right, after tax. एग्रीड. अब इसमें मैं क्या करूंगा? ऐड, डेप्रिसिएशन, ऐड इंटरेस्ट. इंटरेस्ट डेबिट हुआ तो इधर ही आएगा. बेटा P&L अकाउंट में जो इंटरेस्ट डेबिट होता है वो हमेशा पेड नहीं होता. P&L अकाउंट फॉलोज एक्रूअल कॉन्सेप्ट. तो इंटरेस्ट जो पूरे साल का है उतना आएगा इधर, बट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगी तो सिर्फ पेड वाला लेस करेगी. ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो जो डेबिट मारा है ना, और जो नॉन कैश है या फिर ताल्लुकात नहीं रखता है हमारी एक्टिविटी के साथ, उनको रिवर्स करना है. सो एक क्या है? इंटरेस्ट. और क्या क्या आ सकता है डेबिट साइड में? लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट. ये लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट किधर जाना चाहिए? इन्वेस्टमेंट. घुसकर कहां बैठ गया? ऑपरेटिंग में. तो हम क्या करेंगे? जो जो आइटम P&L अकाउंट को डेबिट मार चुके हैं बट वो हमारे ऑपरेटिंग से ताल्लुकात नहीं रखते, तो उसको क्या करते जाएंगे हम? रिवर्स. उसमें से एक आइटम है डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट. क्रेडिट साइड को विजुअलाइज करो. कैन यू विजुअलाइज क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड में ऐसा आइटम दिख रहा है क्या? इंटरेस्ट रिसीव्ड. इंटरेस्ट रिसीव्ड विल बिलोंग टू व्हाट? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी. इंटरेस्ट पेड विल बिलोंग टू व्हाट? फाइनेंसिंग. इंटरेस्ट रिसीव्ड विल बिलोंग टू व्हाट? इन्वेस्टमेंट. सो बेटा जी क्या मैं नहीं करूंगा? लेस. वो तो ऐड हुआ होगा ना उधर. सो मैं बोलूंगा इंटरेस्ट. ये एक्सपेंस है, ये क्या है? इनकम है. लेस मैं करूंगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट. से यस. कुल मिलाकर इस दो चीज में मैंने क्या किया? नॉन कैश आइटम को रिवर्स किया, और जो आइटम ऑपरेटिंग से ताल्लुकात नहीं रखता उसको रिवर्स कर दिया. अगर वो डेबिट हुआ है तो मैंने क्या किया? ऐड. अगर वो क्रेडिट हुआ है तो मैंने क्या किया? लेस. उसके बाद में हमें करना पड़ता है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दूं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. नाउ करंट एसेट इज डेटर्स, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स. ऑल दीज आर व्हाट? करंट एसेट. सो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को कैसे डील करते हैं?
अगर मान लो मेरा स्टॉक बढ़ गया तो मेरा कैश बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा, क्योंकि व्हेन आई बाय अ स्टॉक, स्टॉक विल राइज, कैश विल गो डाउन. सो कैन आई नॉट से असेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैश फ्लोज? असेट बढ़ी, कैश कम हुई. असेट कम हुई, कैश बढ़ा. इफ आई सेल दिस कैलकुलेटर, आई रिसीव कैश. एंड मैंने तुम्हें बोला था गेम ऑन कैश फ्लोज है. सो बेटा जी कैन आई नॉट से असेट बढ़ी तो बेटा जी हम क्या करेंगे? इंक्रीज इन असेट या इंक्रीज इन करंट असेट, नेगेटिव कैश फ्लो. डिक्रीज इन करंट असेट, पॉजिटिव कैश फ्लो. सर इंक्रीज और डिक्रीज निकालते कैसे? ऑलवेज ओपनिंग माइनस क्लोजिंग. अगर ओपनिंग 10,000 था और क्लोजिंग 12,000 है तो इंक्रीज हो गया. अगर क्लोजिंग 8,000 है तो कम हो गया, तो डिक्रीज इन कैश फ्लो, डिक्रीज इन करंट असेट एंड इट इज पॉजिटिव कैश फ्लो. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. सो क्या रूल बताया मैंने? असेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैश फ्लो. लाइबिलिटी, दैट इज करंट लाइबिलिटी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैश फ्लो. सो कैन आई नॉट से इंक्रीज इन CL पॉजिटिव, डिक्रीज इन CL नेगेटिव कैश फ्लो. से यस. और इसी के साथ आपका आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और सॉरी कैश फ्लोज फ्रॉम विच एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी. वाई? इनडायरेक्ट मेथड. इसमें एक छोटा सा एडजस्टमेंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं. बेटा होता क्या है ना कि जो प्रोविजन फॉर टैक्स है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये कैश फ्लोज नहीं होता. व्हाट इज द एंट्री फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स? P&L अकाउंट टू प्रोविजन. बट यू पे द एंट्रीज फॉर इनकम टैक्स पेड टू कैश या प्रोविजन फॉर टैक्स टू कैश. सो हमें क्या करना पड़ता है? जो प्रोविजन होता है ना वो ऐड करना होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स. और टैक्स पेड क्या करना पड़ता है? लेस. अब टैक्स पेड एडवांस टैक्स भी हो सकता है. कुल मिलाकर कोई भी टैक्स पेड हमको क्या करना पड़ेगा? लेस. अगर तुम इसको रट्टा ना मारो, रट्टा भी हम मारेंगे बट बाद में, अगर तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, इनडायरेक्ट मेथड में हमको क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया जाता है, वो खिचड़ी है. उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को देखना, उसमें अगर कोई भी आइटम हमें ऑपरेटिंग से ताल्लुकात रखने वाला नहीं मिला तो उसको रिवर्स करने का. रिवर्स करने की सिंपल ट्रिक, डेबिट हुआ तो एड बैक कर देने का, क्योंकि डेबिट हुआ मतलब लेस हो गया. अब रिवर्स करना तो क्या करेंगे? ऐड. क्रेडिट हुआ तो क्या करना है? ऐड हुआ है उसको क्या करेंगे? लेस. P&L अकाउंट में नॉन कैश आइटम्स का भी बहुत बूम वाला है, तो P&L अकाउंट में अगर नॉन कैश आइटम घुसा हुआ है तो उसको भी क्या करेंगे? ऐड. एग्रीड? मतलब डेबिट कर दे, डेबिट हुआ होगा तो क्या कर देंगे? ऐड. उसका उदाहरण डेप्रिसिएशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फिर कुछ आइटम P&L अकाउंट से रूट होते ही नहीं है. जैसे डेटर से पैसा आया तो ये P&L अकाउंट में थोड़ी ना रूट होता है, कैश टू डेटर्स होता है ना. सो बट डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, ऑल दिस आर रिलेटेड टू व्हाट? ऑपरेटिंग एक्टिविटी. तो इन चीजों में होने वाले बदलाव को भी हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही देना पड़ता है. तो हम इसको क्या बोलते हैं? चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. और उसका एकदम ट्रिक सिंपल है, इंक्रीज इन असेट, और रादर असेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैश फ्लोज. असेट बढ़ी, कैश फ्लो कम. असेट कम हुई, कैश फ्लो बढ़ा. लाइबिलिटी बढ़ी, कैश फ्लो बढ़ा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. लाइबिलिटी कम हुई, कैश फ्लो भी कम होगा. ये चीजें ध्यान में रखना. और ध्यान में रहे टैक्स पेड की एडजस्टमेंट लास्ट में होती है, और अगर यस टैक्स पेड लेस होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड होगा, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स भी नॉन कैश आइटम ही है. एंट्री क्या? P&L टू प्रोविजन, तो वो ऐड करेंगे, और जो एक्चुअल टैक्स पेड है वो क्या करेंगे? लेस. हैव यू ऑल अंडरस्टूड? और लास्ट में हम क्या करते हैं? उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो उसका प्रेजेंटेशन सेपरेट दिखाएंगे. यस और नो? सो यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू कम डाउन टू द फॉर्मेट नंबर 2, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. 11.4 पर यह है. सो बेटा जी इसमें मैंने क्या किया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन बोला है. अगर मैंने आफ्टर टैक्सेशन बोला तो प्रोविजन ऐड होगा और टैक्स पेड लेस होगा. बट अगर बिफोर बोल रहा हूं तो टैक्स रिवर्स होगा क्या? नहीं. इधर मैंने देखो मैंने क्या लिखा था? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोला ना, तो प्रोविजन मैंने क्या किया? ऐड. और टैक्स पेड मैंने क्या किया? लेस. बट बेटा अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लिया तो क्या मैं लेस करूंगा प्रोविजन फॉर टैक्स? नहीं. तो तुमको सोचना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें उस प्रॉफिट में डेबिट हुई है. जो जो चीजें डेबिट हुई है वो क्या करेंगे? रिवर्स. है नहीं, वो एड बैक करेंगे. हैप्पी?
तो इधर देखो कहीं पर भी तुमको टैक्स नहीं दिखेगा, बट डायरेक्टली टैक्स पेड लेस करना ये दिख रहा है, हाँ या नहीं? बट प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड नहीं किया है, टैक्स पेड लेस किया है, यस और नो? तो कुल मिलाकर ये हमेशा देखना कि क्या क्या वर्डिंग्स है। अब आ गया डेप्रिसिएशन, क्या हुआ? ऐड। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज लॉस, ये हमने ब्रांच में भी देखा था। एक्सचेंज लॉस P&L अकाउंट को ड्राफ्ट करते वक्त आता है लॉस, इसमें कोई कैश आना या जाना नहीं होता, यस और नो? तो इसको क्या करेंगे? ऐड। इंटरेस्ट इनकम किसी और एक्टिविटी से ताल्लुकात रखता है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, तो ये क्या करेंगे? लेस ना बेटा, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम P&L के क्रेडिट में गया था, तो अभी इधर क्या करेंगे हम? इसको लेस। ये दिख रहा है क्या? डिविडेंड इनकम भी क्या करेंगे? लेस। इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या करेंगे? ऐड। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। सो इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इंक्रीज इन सन्ड्री डेटर्स, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, कैश कम होगा। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि असेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैश फ्लोज। डिक्रीज इन सन्ड्री क्रेडिटर्स, नेगेटिव, हाँ है ना? और बेटा जी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आपका आ जाएगा, उसमें से टैक्स पेड लेस करेंगे तो कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स, और फिर बाकी की चीजें एज यूजुअल जैसे हमने किया था, यस और नो? तो क्या मेरे रसगुल्ले बच्चों को मैं फॉर्मेट समझा पाया क्या? एक है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड, इज दैट ओके? ये जब बैच चल रही है तो ऐसा अज्यूम किया जाए कि थोड़ा बहुत आपको रेगुलर बैच में हुआ है ना? तो उसके बेसिस पर मैंने थोड़ा सा फास्ट लिया। अब ये यहां तक क्लियर है ना? कितने मेथड बताओ कैश फ्लोज निकालने के? दो। पहला वाला कौन सा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बट ये दोनों किसके लिए एप्लीकेबल है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग के लिए ऐसा कोई मेथड है क्या? नहीं, सिर्फ डायरेक्ट है। लास्ट के दो आइटम फ्रीज रहेंगे, उसके बेसिस पर चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पता रहेंगे, और बाकी की चीजें सब कुछ सेम रहेगी। ऑपरेटिंग में इनडायरेक्ट मेथड में सिर्फ क्या करते हैं हम? प्रॉफिट से शुरू करते हैं और उसको कन्वर्ट करते चले जाते किसमें? कैश फ्लोज में। से यस यस। नाउ डियर फ्रेंड्स, with due respect, I am writing down the letter and I am referring you as dear friends. किसी भी चीज में बेसिक नहीं आए तो वो चीज हो नहीं सकती, और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर रोटी बनानी है तुम्हें तो तुम्हें गेहूं लगेंगे, और तुम्हारे पास गेहूं ही है, तुम मत बोलो हम डायरेक्टली रेडीमेड लेके आएंगे। तुम्हारे पास गेहूं है, तुम्हें उन्हें पीसना पड़ेगा, पीसने के बाद में आटा बनाना पड़ेगा, गूंदना पड़ेगा, फिर उसके बाद में उसका चपाती बनाना पड़ेगा, रोटी बनाना पड़ेगा। इफ यू आर स्टार्टिंग विथ व्हाट? गेहूं। इफ यू आर स्टार्टिंग विद द व्हीट एंड यू आर यंग पीपल, यू हैव टू स्टार्ट विद दैट लेवल, दैट इज योर लेवल। अब तुम गेहूं को किस तरीके से पीसते हो उसके बेसिस पर आउटपुट आएगा, या गेहूं कौन से क्वालिटी का है उसके बेसिस पर आउटपुट आएगा। अगर उधर ही प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम रहेगी। मैं यहां पर रिवीजन बैच होने के बावजूद भी आगे नहीं जाऊंगा जब तक मुझे ये तसल्ली नहीं हो जाए कि आपके बेसिक परफेक्ट है। तो मैं यहां पर आपको कुछ एंट्रीज करने के लिए बोलूंगा, लिख कर दूंगा लिस्ट, वो आपको सारी एंट्रीज करने की है। मैं सिर्फ हेडिंग लिखूंगा और उसके बाद में वो एंट्रीज मैं भी कराऊंगा। एंट्री कौन सी? डेप्रिसिएशन व्हेन चार्ज्ड अगेंस्ट असेट अकाउंट, ये आपको लिखते जाना है और आपको इसको सॉल्व करना है। दूसरा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड में किस तरीके से आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, इसमें सेल की भी एंट्री बतानी है, इसके अंदर भी प्रोविजन फॉर मेथड में सेल की एंट्री आपको बतानी है, हाँ है ना? फिर नेक्स्ट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की एंट्री चाहिए, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसमें स्पेसिफिकली CRR वगैरह। फोर्थ, मुझे एंट्री चाहिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मैं अपेक्षा रखता हूं कि आप सिंगल एंट्री करने के बाद में टॉपिक कर रहे हो तो इनके बारे में तो पता होगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अक्रूड इनकम। फिर उसके बाद में इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार और एट डिस्काउंट, सॉरी एट प्रीमियम। इसके बाद में एक्सपेंस पेड और इनकम रिसीव्ड। फिर जनरल रिजर्व
को ट्रांसफर किया, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व को ट्रांसफर के बाद आपको एंट्री आनी चाहिए डिविडेंड पेड, डिविडेंड रिसीव्ड, सिमिलरली डिविडेंड पेड और रिसीव्ड आ जाएगा तो मुझे लगता है कि आपको इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव्ड की भी एंट्री आ जाएगी। 14th, conversion of debenture into share capital। प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा क्या मैंने, कहां लिखा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। Fixed asset purchased for non-cash consideration, example issue of shares for purchase of land, मुझे लगता है इतनी एंट्रीज काफी हो जाएगी, बाकी के फिर हम ऑन द स्पॉट भी कर सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, और वर्चुअल और पेनड्राइव बैच के बच्चे भी सुन लीजिए सब ध्यान से। ये जो चीजें अगर इसमें जुगाड़ गया ना तो फंसोगे, और अगर ऐसा बोल दिया ना कि मुझे आता है और आगे बढ़ जाओगे तो तकलीफ है। इसमें बैठना ही पड़ेगा और करना पड़ेगा क्योंकि इसका बेस है। तो विदाउट एनी एरोगेंस सभी बच्चे इसके एंट्री लिखेंगे, और जब एंट्री लिख रहे हो तो साइड में टी शेप अकाउंट भी बना के रखने की कोशिश करना, और टी शेप में इनका प्रेजेंटेशन कैसे होगा वो देखना, क्योंकि हमारी जितनी भी वर्किंग नोट होगी वो सारी टी शेप अकाउंट में होगी। तो अगला 15 मिनट आपको इसके एंट्रीज लिखने के लिए, सभी की 15 मिनट आपको एंट्रीज लिखने के इनके, और 15 मिनट के बाद में मैं वापस आपसे मिलूंगा। तो मैं लेक्चर अभी यहीं पे समाप्त कर रहा हूं, बट जो वर्चुअल और पेनड्राइव बैच के बच्चे इधर पॉज लेना 15 मिनट का और एंट्रीज लिखना, उसके बाद में ही नेक्स्ट लेक्चर देखना। अगले लेक्चर में मैं इसके एंट्रीज के बारे में चर्चा करना शुरू करूंगा। इज दैट ओके? सो यू गेट 15 मिनट्स फॉर यू ऑल टू राइट डाउन दिस एंट्रीज, उसके बाद में सारी एंट्रीज में लिख कर दूंगा। इज दैट ओके? थैंक यू।